आईपीओ की इस खास पेशकश में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जो है मदद करने के लिए वीएल अंबाला मैम है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर मैम से जो है आपको राय दिलवा देंगे। तो पहले आईपीओ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो आईपीओ है वो है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। इसकी शुरुआत कब से हुई है? देखिए 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के आसपास जो है इसकी शुरुआत होती हुई दिखी। 19 अगस्त को ये बंद होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करेंगे तो सोमवार को 24 अगस्त को लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसकी फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 190 से लेकर 201 रुपये और एक लॉट में 74 शेयर्स होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको अगर प्राइस बैंड के हिसाब से देखेंगे तो 190 रुपये से लेकर 201 रुपये जो मैंने आपको बताया। टोटल इशू साइज देखेंगे अगर आप तो 1700 करोड़ का आसपास का टोटल इशू साइज है। इतना बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इशू में 1200 करोड़ आ गए और ऑफर फॉर सेल में 500 करोड़ के आसपास आए, यानी कि फ्रेश इशू का जो नंबर है वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा, बड़ा नंबर है यहाँ पे। इसके बाद आगे अगर बढ़े फाइनेंशियल्स को टटोलें तो आप देखिए एसेट आपके सामने रखते हैं 2024, 25, 26 के आंकड़े हैं। यहाँ पर एसेट्स को देखेंगे साल दर साल के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और खासतौर पे 25 से 26 में डबल होता हुआ लगभग दिख रहा है। टोटल इनकम की बात करेंगे, टोटल इनकम 24-25 में स्टैग्नेंट है लगभग, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जंप दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी में 25 और 26 में साफ तौर पे एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। बोरोइंग में नंबर जो है वो आपके सामने हम लोगों ने रख दिए। यहाँ पर भी जो है कंपनी का जो बोरोइंग है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है तो 27 रुपये के आसपास दिख रहा है। अपर प्राइस बैंड 201 रुपये का है और लिस्टिंग जो है 228 के भाव पर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, जो कि मौजूदा भाव है। और एक परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो करीब 14% के आसपास के जो है लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। कंपनी की बात करें तो डिवर्सिफाई है कंपनी का जो ऑफर रेंज है यहाँ पर, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सेमी प्रीशियस ज्वेलरी जो है वो साफ तौर पे कंपनी जो है वो ऑफर करती है। अब मैं अंबाला मैम से समझना चाहूँगा, मैम आप किस तरीके से इस आईपीओ को देख रहे हैं और हमारे दर्शकों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अभी ये जो आईपीओज हैं और ज्वेलरी इंडस्ट्री का आईपीओज में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि इन कंपनीज में बाय डिफ़ॉल्ट जिस एसेट क्लास में ये काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक एसेट है, राइट। प्रोडक्ट होने के साथ साथ वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, वहाँ पर एप्रिसिएशन होता है। तो ये तो हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दैट मीन्स बिजनेस में जो कैपिटल डिप्लॉयड है उसकी कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक उस पर एक सिक्योरिटी रहती है। तो ये है एक सबसे पॉजिटिव बात ज्वेलरी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपको एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर लेना चाहिए। दूसरी बात, ललिता, जब हम बात करें ललिता ज्वेलरी मार्ट की, तो मार्केट का जो कैपिटल साइज है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, फ्रेश इशू प्लस ओएफएस, इस कॉम्बिनेशन में ये कहीं ना कहीं एक फिट ही बैठता है। हालांकि जो ज़्यादा जो इसकी प्रोसीड्स आएंगी वो एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ हो रही है और सर्टेन पीरियड तक वो डेट रिपेमेंट्स के लिए जाने वाला है। तो मैं इसको इस एंगल से देखती हूँ, एक तो बिजनेस मॉडल ठीक है, एक्सपेंडेबल बिजनेस मॉडल है कि अगर आप अपने ब्रांड को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादातर साउथ में हैं, तो एक जो क्लाइंटेल है, और वैसे भी साउथ हमारी बहुत बड़ी गोल्ड मार्केट है वैसे, लेकिन फिर भी जो इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो साउथ बेस ही है। तो अगर ये एक्सपोजर बढ़ाते हैं, ब्रांचेस बढ़ाते हैं, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप जितने ज़्यादा अपने स्टोर्स सही जगह पर ओपन कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू के साथ आपकी आपकी इनकम पे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी टॉप लाइन से बॉटम लाइन जो है आपकी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अब रही बात जो बेसिक चीज़ें हैं कि डिज़ाइन इनके साथ, ऑफकोर्स जब ये साउथ इंडियन ब्रांड मार्केट को कैटर करे तो ब्रांड इनकी जो चॉइस है वो वैसी ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी आईपीओ साइज थोड़ा सा बड़ा है। बिजनेस में सिक्योरिटी मुझे सेंस मैं देख पाती हूँ, और मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट जो हर बिजनेस में होगा, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या, तो इसके लिए जब ये नए जो स्टोर्स खोलने जा रहे हैं इस आईपीओ से आने वाली इस फंड से, सर्टेन फंड से करीब 12 न्यू स्टोर्स इनका खोलने का प्लान है। तो हर एक यूनिट, हर एक स्टोर जैसे ही ऐड होगा वो वापस से कंपनी के रेवेन्यू में हेल्प करेगा। तो एक्सपेंड करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस में ये आईपीओ ला रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है। तो बहुत सिंपल सी टर्म में अगर मैं इसको बोलूँ, नया स्टोर, नई इन्वेंट्री डिप्लॉयमेंट होगा, रेवेन्यू का सर्च होने की पॉसिबिलिटीज बनेगी, जिससे कि ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन शेयर थोड़े से
ज़्यादा आते हुए दिख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको इस IPO में एप्लीकेशन रखना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन ना रखें, जैसे कि दूसरे IPOs में होता है, जैसे कि रामबजो में। तो ये IPO साइज जो है बड़ा है, कैपिटल जो इसका प्राइस बैंड है थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन रामबजो जैसी नहीं। सो अगर आप बहुत बिजनेस को समझ गए हैं तो फिर डेफिनेटली आप इस IPO में पैसा लगा सकते हैं, और कोशिश करिए कि करीब 20 से 40% के रेंज में जब भी आपको प्रॉफिट मिले उसको लेकर के निकल जाइए। उसके बाद हो सकता है कि वापस से सेकेंडरी मार्केट की बातें भी है, ये हो सकता है कि आपका स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो ललिता ज्वेलरी में मेरे हिसाब से आपको इस समय एप्लीकेशन करना चाहिए फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग एंड द शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ग्रोथ पॉसिबिलिटीज एज वेल। चलिए, अब यहाँ पर जो है अंबाला मैम की राय निकल के आ गई यहाँ पर। अब हम अगले IPO की तरफ बढ़ते हैं, और अगर इस IPO की बात करें तो इसका नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पर इस IPO को अगर आप देखेंगे तो तारीख 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक यहाँ पर खुला रहेगा। यहाँ पर लिस्टिंग डेट की बात करेंगे तो 24 अगस्त को इसकी भी लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू देखेंगे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। प्राइस बैंड छोटा है, 57 से लेकर 60 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 250 शेयर्स होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर टोटल इशू साइज़ कितना बड़ा है, 2600 करोड़ का ये IPO है। पूरे तरीके से फ्रेश इशू है, यानी कि OFS नहीं है, जो प्रमोटर्स है वो माल बेचकर नहीं निकलेंगे। फ्रेश कैपिटल जो है वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग फाइनेंशियल्स आपको बताएंगे 2024, 25, 26 की, तो एसेट क्वालिटी में लगातार जो है आप देखिए एसेट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपनी की। कमाई की बात करेंगे तो कमाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है कंपनी की, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, तो आप ये देखिए कंपनी लॉस मेकिंग पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लॉस 162 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़, फिर 204 करोड़ पर पहुँचते हुए दिख रहा है। कमाई की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे, एबिटा की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर पे जो पेन पॉइंट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की में आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बताए थे यहाँ पर। तो करीब करीब यहाँ पर 1.5 रुपये से ज़्यादा का अपर प्राइस बैंड 60 रुपये का 62 के आसपास के भाव के जो है लिस्टिंग दिख रही है, करीब 2% 3% के आसपास जान लीजिए। मैं आपको बता दूं जो हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क है उसको बैक कर रहा है ब्लैकस्टोन ग्रुप यहाँ पर, और मैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पर डेवलपर है यहाँ पर, और ख़ास तौर पर 45 लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एसेट्स जो है यहाँ पर कंपनी जो है इसके हिसाब से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अंबाला मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगा हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क के ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या करना चाहिए इस पर? हर्षी, हमारे यहाँ पर हमारे भारत में वेयर हाउसिंग इज़ अ वेरी बिग मार्केट नीड है, और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क ये IPO इस नीड में बहुत बड़ी एक रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वेयर हाउसिंग स्टोर लगते हैं। अब जैसा प्रोडक्ट वैसी वेयर हाउसिंग है। इफ़ इट इज़ अ कार तो फिर वो अलग तरह से होगी, इफ़ इट इज़ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तो उसकी स्टोरेज अलग तरह से होगी। सो जगह से यानी फैक्ट्री से निकलने के बाद के प्रोसेस में जो फैक्ट्री से निकला माल और बाद में वो जो कस्टमर के पास तक पहुंच रहा है, इस जर्नी में वेयर हाउसिंग लगती है, और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल इसी चीज़ में काम कर रहा है। मेरे लिए मैं इसको अगर मुझे रेट करना पड़े तो मैं इसको सभी IPOs में जो अभी फिलहाल ओपन है, इसको अभी 3 जो IPO हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगी, क्योंकि उस इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, उस सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है जिसमें कि बहुत स्कोप है। नंबर्स की अगर आप बात करें तो आज वैसे ही आज अभी ओपन है ये IPO, और नंबर्स की अगर आप बात करें तो जैसे जैसे क्योंकि अभी कंपनी में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से ढूंढेंगे तो शायद आपको वो उतनी इंप्रेसिव ना लगे, बट बिजनेस में दम है। एंड इनके जो क्लाइंट्स है, इनके क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन हो गया या फिर 3PL हो गया, ये ऐसे क्लाइंट्स हैं ये ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि एक समय अगर एक बार आप आए हैं तो बहुत जल्दी आपके बिजनेस लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं, तो बिजनेस की सर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहेगी। दूसरी चीज़, अगर एक भी क्लाइंट जाता है तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर एक कंपनी और वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है सो दे ऑलवेज लुक फॉर सम बेटर एंड रिलायबल वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस, एंड देयर द कंपनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये
कि ये एक ऐसी बिजनेस है, वेयर हाउसिंग या फिर जो एसेट जो बिजनेस आप बनाते हैं, स्टार्टिंग में एक बड़ा पैसा लगता है, लेकिन ग्रेजुअली रेंटल इनकम जब आती है तो वो आपके रिटर्न ऑन कैपिटल जो आपने लगाई थी उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना शुरू करती है। सो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है, क्योंकि बड़ा चंक जो जा रहा है इस आईपीओ का वो डेट रिपेमेंट्स में जा रहा है, तो जो खर्चे इन्होंने पास्ट में किए हैं अपने वेयर हाउसिंग के लिए और जो नई सिटीज में जाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस्ड फंड यूटिलाइजेशन होगा जो कि इसकी ग्रोथ में काम दे सकता है। सो फ्रॉम माय साइड, अगर आपके पास में बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, सो आई वुड लाइक टू रैंक इट फर्स्ट। 2-3 कारण और हैं, एक तो आईपीओ का साइज, दूसरा इसका प्राइस बैंड, एंड अगर सप्लाई चेन में इसके रोल की बात करूं तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो वेयर हाउसिंग सोल्यूशन पर्टिकुलर प्रोवाइड करती हैं। जो बड़ी कंपनीज है वो अपनी सब्सिडरीज बना करके ऑलरेडी काम कर रही होती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग को पसंद करने वाली कंपनीज होती हैं, दे जनरली प्रेफर सच काइंड ऑफ कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी बनने के बाद में इसके जो वेटेज है, जो प्रेफरेंस है, और बढ़ सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में अच्छी दिखने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से इसमें डेफिनेटली एक एप्लीकेशन जाना चाहिए फॉर प्रीमियम लिस्टिंग एज वेल एज फॉर अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इट्स अ गुड आईपीओ, गो फॉर इट। चलिए, तो दूसरे आईपीओ के ऊपर भी जो राय है वो निकल कर आ गई है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे आईपीओ की बात कर लेते हैं, सनशाइन पिक्चर आईपीओ को लेकर यहाँ पर। तो देखिए, ये भी जो अगर आप तारीख देखेंगे यहाँ पर तो 17 से 19 अगस्त के आसपास है, और अगर आप इसको देखेंगे तो प्राइस बैंड जो है वो लिस्टिंग है 25 अगस्त के आसपास होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड 342 से लेकर 360 के आसपास है। एक लॉट में 41 शेयर्स होंगे, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका प्राइस बैंड बड़ा है कंपैरेटिवली दूसरे जो अभी आईपीओ हमने कवर किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो टोटल इशू साइज़ जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इशू साइज़ छोटा है, 282 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू 173 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 109 करोड़ का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपके सामने 24, 25, 26 की जो है पीरियड के हिसाब से आपके सामने फाइनेंशियल्स हैं यहाँ पर। एसेट क्वालिटी में लगातार बढ़ोतरी है। कंपनी की कमाई जो है वो घटती हुई दिख रही है यहाँ पे, साल दर साल के हिसाब से पिछले 3 साल में कमाई जो है वो घटी है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो एक अप एंड डाउन साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये भी आप देखिए कि 53 करोड़ से घटते घटते 40 करोड़ पर आ गई है। एबिटा की बात करेंगे यहाँ पर तो एबिटा में भी यही नंबर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हाँ, ये ज़रूर है कि बोरिंग जो है वो घटती हुई दिख रही है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने देते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 62 रुपये ऊपर दिखा रहा है, 360 रुपये का अपर प्राइस बैंड, 442 रुपये, माफ़ कीजिएगा 422 रुपये पर लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। करीब करीब 17.5% का अपसाइड जो है वो यहाँ पर लिस्टिंग के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल जो है सनशाइन पिक्चर को लेकर मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है, ओरिजिनेटिंग, क्रिएटिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म्स को लेकर है, टीवी सीरियल्स को लेकर है, वेब सीरीज़ को लेकर है, यहाँ पर पूरा जो प्रोडक्शंस को लेकर जो कई दिग्गज बड़े यहाँ पर आप समझिए कि जो मार्की जो इन्वेस्टर्स रहे हैं इसमें, जिसमें क्रिकेटर से लेके यहाँ पर जो एक्टर्स हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी को बेचते हुए यहाँ पर निकलेंगे यहाँ पर। और कंपनी की बात बता दूं मैं यहाँ पर, फोर्स, कमांडो, हॉलीडे, फोर्स 2 और केरला स्टोरी जैसी जो कंपनी है इसको जो है प्रोड्यूस करते हुए दिखे हैं यहाँ पे सनशाइन पिक्चर्स को लेकर। तो जो ये जानकारी हम लोगों ने आपके सामने रख दी, अब एक बार अंबाला मैम से पूछ लेते हैं। मैम, क्या आपकी सलाह रहेगी इसमें क्या करना चाहिए सनशाइन पिक्चर्स में? अब जब हम सनशाइन आईपीओ की बात करें तो सनशाइन एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी है एक्चुअली। अगर हम बात करें तो अच्छी कंपनीज, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस आता है, पहले तो हम यही समझ रहे थे कि कंपनी करती क्या, आपने बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन कहाँ पर डेंट आ सकता है कि कोई मूवी या कोई कॉपीराइट लिए आपने, तो कोई अच्छा अपने दिल से कोई प्रोडक्ट बना दिया है ना, लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट्स द रिस्क। आपने बहुत प्यार से बहुत समय देकर आपने एक आर्ट बनाई और वो आर्ट का सामने वाला कदरदान हुआ कि नहीं, तो उसके ऊपर अगर आप रेवेन्यू आपका डिपेंडेंट है तो वो एक रिस्क जरूर है। सो दैट इज अ रिस्क फैक्टर इन दिस कंपनी। लेकिन अगर मैं एक और एस्पेक्ट से इसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये भी दिखता है कि आज के समय में इट इज़ वेरी 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 पॉसिबल कि जो OTT मार्केट है, जहाँ पर आपके कंपनी का जो अगर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, बिजनेस मॉडल है, तो बहुत हद तक न्यू एज ऑफ एंटरटेनमेंट को दे आर ट्राइंग, है ना। तो इसके साथ हमको ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि क्योंकि देखिए, कंपनी अगर हिट होनी है तो एनिमल जैसी भी हो जाती हैं, और कंपनी तो शायद मिर्ज़ापुर जैसी भी जो एकदम बकवास मूवीज़ हैं वो भी हिट हो जाती है।
और कुछ अच्छी कंपनीज जो मूवीज वो कुछ अच्छी मूवीज जो कि बहुत ही उम्दा जिनमें टॉपिक्स है, वैसी मूवीज कभी उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इट डिपेंड्स कि अगर कोई भी मूवी, क्योंकि कभी भी कोई अगर मूवी बन रही है या कोई भी नया प्रोडक्शन, कोई सीरीज आई है, अगर उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो इस कंपनी के जो मार्जिन है वहाँ पर, अगर इसने उसको खरीदा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर असर आएगा। सो दो इट इज़ अ वेरी बिग इकोसिस्टम, क्योंकि आपको एक मार्केटिंग कंपनी हायर करनी पड़ती है, बट उस नैरेटिव को संभालना बहुत मुश्किल होता है कुछ हद तक, कि वो चीज़ मार्केट में हिट होगी या नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास में बहुत एक्स्ट्रा मनी है तो डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आईपीओ का साइज, आईपीओ का प्राइस बैंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो प्राइस बैंड डिस्कम्फर्ट देता है। अच्छा होता कि इसको 150 के आसपास लाते तो वैल्यूएशन कंफर्ट आता, प्राइस अट्रैक्टिव हो जाता, तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स बन सकता था। लेकिन क्या प्रीमियम लिस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी इन सब मामलों के, इन सब चीज़ों के साथ? थोड़ा सा आपको एप्पल टू एप्पल डिस्कस कंपेयर करना होता है। ये उस इंडस्ट्री से आती है जहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। QIB डेटा देखना, HNI डेटा देखना, अगर आपका QIB HNI कैटेगरी अच्छे से फुलफिल हो, आप अप्लाई करो डिटेल से भी और HNI से भी, और अगर लास्ट डे आते आते आपको दिख रहा है कि आपका QIB 3 टाइम्स से ज़्यादा भर रहा है, डेफिनेटली आपको इसमें अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू करना है। जी, तो ये अंबाला मैम की जो है वो राय निकल कर आई है, और यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या सलाह रहेगी। अगर मैम इनमें से एक को आपको चुनना जो सबसे प्रेफरेबल होगा तो वो भी आप बता दीजिए यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए जो आपको लगता हो वो प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने जैसे कि तीनों आईपीओ डिस्कस कर लिए, तो होराइजन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दूसरा ललिता ज्वेलरी इज़ माय सेकंड रैंक, और अगर मुझे इसको भी रैंक देनी हो तो मैं थर्ड रैंक पे रखूँगी, क्योंकि तीनों में से और नीचे में इसको रैंकिंग दे नहीं सकती। सो दिस इज़ व्हाट, और मेरे हिसाब से टॉप 2 जो आईपीओज हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बिजनेस आ भी सकता है और नहीं भी, तो थोड़ा सा अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है सनशाइन एंटरटेनमेंट में पैसा लगाने से पहले अच्छे से इवैल्यूएट करो, बिकॉज जैसे कि मैंने रिस्क को समझाया, अगर वो आपको वायबल लगता है तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जी, तो चलिए, ये अंबाला मैम की राय थी यहाँ पर जो हम लोगों ने रख दी। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेगमेंट जो है वो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।